हाय गाइस, तो जैसा कि आपने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा, मेंग चुआन काफी सारे बंदों से बचते हुए एक केव में आ गिरा था, जहां पे उसे कई सारे क्रिस्टल और ड्रैगन का स्केलेटन दिखाया जाता है, जहां पे उसे एक काफी पावरफुल क्रिस्टल दिखता है जिसे फाइनली उसने पूरी तरीके से हासिल कर एब्जॉर्ब कर लिया होता है और साथ ही वह क्रिस्टल एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया होता है। और तभी उसे गुफा के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके कारण वह गुफा के साइड में छुप जाता है और हमें एक वुल्फ डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि 3 स्केलेटन घोस्ट का पीछा कर रहा होता है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें ड्रैगन गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी खतरनाक एक डीमन वुल्फ तीनों इमोर्टल घोस्ट का पीछा कर रहा होता है और उन्हें काफी तेजी से भगा रहा होता है ताकि वह इन तीनों को मार सके। वे तीनों उससे जान बचाकर भाग रहे थे, पर वह फ्लाइंग वुल्फ काफी पावरफुल होता है और उसके पास में स्पिरिचुअल पावर भी होता है, जो कि अटैक करते हुए इन दोनों घोस्ट को रोकने की कोशिश करने लगता है और उनको मारने की भी कोशिश करता है। यह सारा नजारा जियो चेन अपनी आंखों से देख रहा होता है। यह देखकर वह सोचने लगता है कि यह बीस्ट इसका पीछा क्यों कर रहा है, आखिरकार ये स्केलेटन घोस्ट का इससे क्या दुश्मनी है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जिसके पास वही फ्लाइंग बीस्ट उन स्केलेटन के पास पहुंच गया होता है। तभी वह स्केलेटन घोस्ट उसके ऊपर अटैक करके नीचे जमीन के अंदर छुप जाता है, पर वह फ्लाइंग वुल्फ अपने पावर का इस्तेमाल कर उसको जमीन से बाहर निकाल देता है, जिससे वह इमोर्टल घोस्ट पत्थर से जाके टकरा जाता है और तभी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वह बीस्ट उसको पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है, पर घोस्ट स्केलेटन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है और दोबारा से जमीन के अंदर घुस जाता है। इसीलिए वह डीमन वुल्फ इन सभी को छोड़ के उन दोनों को पीछा करने लगता है और तभी वह सब आगे भाग रहे होते हैं। तभी एक स्केलेटन घोस्ट के नजर जियो चेन के ऊपर पड़ता है, जिसके हाथों में वही ड्रैगन क्रिस्टल होता है जो कि एक स्वॉर्ड में बन चुका होता है, और वह सोचने लगता है कि यह ड्रैगन क्रिस्टल इस लड़के के पास क्या कर रहा है। इधर जियो चेन सोचने लगता है कि वह स्केलेटन घोस्ट उस फ्लाइंग वुल्फ से लड़ने में व्यस्त है, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह स्केलेटन घोस्ट मुझे भी इसमें पकड़ सकता है। वह स्केलेटन घोस्ट जियो चेन को देख लेता है और तभी उसके पीछे से वही फ्लाइंग वुल्फ निकलता है जो उस घोस्ट का पीछा करने लगता है, जिससे घबराकर वह स्केलेटन घोस्ट एक पत्थर को उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह वुल्फ काफी गुस्सा में आ जाता है, जिससे वह गुस्सा होकर तीसरे घोस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यह घोस्ट काफी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए वह जियो चेन के तरफ सीधा भागने लगता है, जिससे जियो चेन समझ चुका था कि यह बंदा तो उसको मरवा के ही छोड़ेगा। तभी वह वुल्फ इमोर्टल घोस्ट के पीछा करने लगता है, जो कि अपने काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जिससे कि वह काफी बुरी तरीके से मारा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। यह नजारा देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि इसमें अपने एक ही अटैक से घोस्ट को मार दिया होता है। इस तरह वह इमोर्टल घोस्ट को मारने के बाद जियो चेन की तरफ देखने लगता है और यह वुल्फ जियो चेन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि यह सब बवाल इसी ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से हो रहा था, क्योंकि उन सभी बीस्ट को वही ड्रैगन क्रिस्टल चाहिए जिससे कि वह अपने पावर को बढ़ा सके। तभी वह फ्लाइंग वुल्फ जियो चेन के ऊपर भी अटैक कर देता है। इस बीस्ट की स्पीड काफी फास्ट होती है, जिससे जियो चेन इसके अटैक को देख नहीं सकता था और सोचने लगता है कि यह बीस्ट कितना पास आ गया है, पर जियो चेन उसके अटैक से डॉज करते हुए भागने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मुझे इसको मारना है तो मुझे इसके स्पीड को मैच करना होगा और इसकी किसी कमजोरी को ढूंढना होगा और इसका मूवमेंट को भी मैच करना होगा ताकि मैं इसे समय रहते मार सकूं। पर जियो चेन के पास इतना समय था नहीं कि वह यह सब सोच सके, पर वही ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए जियो चेन काफी गुस्सा हो जाता है और मौका पाते ही उसके बॉडी में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसके कारण वह बीस्ट काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और वह भी अपने पावर का इस्तेमाल कर जियो चेन के साइड को हटाने की कोशिश करता है और उसे पत्थरों से टकराने लगता है, पर जियो चेन उसके हेड को छोड़ता नहीं है। बीस्ट उसको चारों तरफ उड़ाते हुए पत्थरों से टकराने की कोशिश करता है, मगर जियो चेन गुस्सा में एक बार फिर से उसके बॉडी के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, मगर जियो चेन जैसे ही हटता है, इस मौके का फायदा उठाते हुए वह बीस्ट जियो चेन के ऊपर काफी बुरी तरीके से चोट पहुंचाने लगता है और वह बीस्ट काफी गुस्सा में होता है, इसीलिए वह जियो चेन की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, जिसको डिफेंस करने के लिए जियो चेन उसी ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल कर उसके बॉडी को रोकने की कोशिश करता है और एक शील्ड बना लेता है जो कि काफी पावरफुल होता है, जिसके कारण वह बीस्ट इसको आसानी से रोक नहीं पाता है। मगर यह बीस्ट काफी पावरफुल होता है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है और हमें इन दोनों का काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग दिखाया जाता है। जियो चैन सोचने लगता है कि मैं अभी जितना पावरफुल हूँ उसके हिसाब से मैं इस बीस्ट का सामना नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके हेड पर एक क्रिस्टल अचानक से ग्लो करने लगता है, जिसके हेड पे एक मार्क बना होता है
और वह काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। दूसरी तरफ वह घोस्ट स्केलेटन बोलने लगता है कि यही सही मौका है जब हम उस बीस्ट को मिलकर मार सकेंगे। और तभी सोभी घोस्ट अपने बॉडी पार्ट्स को बुलाने लगता है और वह बॉडी पार्ट्स उसके तरफ बढ़ने लगता है, जो कि आते ही उस बीस्ट से टकरा जाता है। यह नज़ारा देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिस वजह से उस फ्लाइंग बीस्ट का ध्यान भटक जाता है, जिस दौरान जियो चैन उससे फाइट कर रहा होता है। फ्लाइंग बीस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। इस समय वह फ्लाइंग वुल्फ अपने फाइट को अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उस इमोर्टल घोस्ट ने उसका ध्यान भटका दिया होता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वे तीनों घोस्ट इमोर्टल उस फ्लाइंग वुल्फ को आकर चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और सभी एक एक बॉडी पार्ट्स को पकड़े होते हैं। और उन्हीं स्केलेटन घोस्ट का लीडर अपने फाइनल अटैक को करने वाला होता है, जो अटैक काफी पावरफुल होने वाला था, जिससे वह बीस्ट को मार पाएगा। एक तरफ से जियो चैन और तीनों घोस्ट स्केलेटन उसको पकड़े लिए होते हैं। तभी वह स्केलेटन लीडर अपने पावर को बढ़ाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका अटैक काफी पावरफुल होता है, जो उस बीस्ट को काफी बुरी तरीके से मार देता है। इस तरह वह बीस्ट काफी दर्दनाक मौत मरता है। बीस्ट के मर जाने के बाद वह तीनों स्केलेटन घोस्ट उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट को चीरने लगते हैं और उसके बॉडी पार्ट को चीरते हुए उसके अंदर से क्रिस्टल खोजने लगते हैं। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि अच्छा, तो इसी क्रिस्टल के लिए ये तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसके कारण यह मॉन्स्टर गुस्सा होकर इन दोनों का ही पीछा करने लगा था। तभी उन तीनों को इस फ्लाइंग वुल्फ के बॉडी से कुछ क्रिस्टल निकलते हैं, जिनको लेकर लीडर आपस में बांट लेते हैं। तभी वह सभी स्केलेटन अपने क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, क्योंकि यह क्रिस्टल उनके पावर को प्रोवाइड करता था ताकि वह जिंदा रह सके और आगे भी चल के शिकार कर सके। इसीलिए यह क्रिस्टल उनके लिए काफी जरूरी होता है, जिससे वे तीनों उस क्रिस्टल को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जियो चैन सोचने लगता है कि यह कितना अजीब है। यह सभी स्केलेटन चालाक होने के साथ साथ इनके पास काफी सारा स्पिरिचुअल पावर भी है। सोचने लगता है कि इन तीनों से मुझे उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तीनों काफी पावरफुल है, क्योंकि इन तीनों का टीम वर्क काफी अच्छा है। जियो चैन सोचने लगता है कि मेरे लिए यही अच्छा हुआ कि मैं इन लफड़ों में ना पड़ूं और यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। और वहां से जाने लगता है। तभी उस स्केलेटन को दिखाया जाता है, जो कि जियो चैन की तरफ देखता है, तो जियो चैन के बॉडी से 2 क्रिस्टल बाहर निकल जाता है। यह देखकर स्केलेटन के मन में लालच जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि यह बंदा क्रिस्टल से बना होगा, इसीलिए तो इसके बॉडी से क्रिस्टल निकल रहा है। अगर मैं इसे मार दूं तो इससे काफी ज्यादा ही क्रिस्टल निकलेगा, जिसको एब्जॉर्ब करके मैं कम वक्त में ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगा और काफी दिनों तक शिकार कर पाऊंगा, जिस दौरान मुझे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह काफी बेवकूफों की तरह सोच रहा होता है। और तभी वह बंदा अपने स्केलेटन बॉस को बताने लगता है कि वह बंदा क्रिस्टल से बना हुआ है, क्योंकि उसके बॉडी से क्रिस्टल निकला है, मैंने देखा है। इसीलिए क्यों ना हम उसके मार के उसके सारे क्रिस्टल को छीन ले। जिस पर स्केलेटन बॉस बोलता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और बोलने लगता है कि हम जियो चैन के साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार पाएंगे, जिससे हमें काफी सारा क्रिस्टल हासिल होगा। और मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसे न मारने की वजह से मुझे उसके साथ काम करने से काफी सारा क्रिस्टल का फायदा होगा। इसीलिए बॉस बोलने लगता है कि हमें उसे मारने के बजाय उसको फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर वह हमारी हेल्प करेगा, ताकि हम आगे आने वाले मॉन्स्टर को मार सके और हमें काफी सारा क्रिस्टल मिल जाए। क्योंकि कुछ बीस्ट काफी पावरफुल होते हैं, जिनको मारने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ेगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। छोटा घोस्ट अपने बात को फिर से दोहराता है, पर उसका बॉस उसे गुस्सा से उसका हेड हिला देता है। इसी के साथ तीनों स्केलेटन घोस्ट मान जाते हैं और जियो चैन का पीछा करने लगते हैं। अब हमें एक स्मोक से भरा हुआ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि जियो चैन का पीछा तीनों स्केलेटन घोस्ट कर रहे होते हैं, और इस जगह का नाम स्वैम्प वाइन फॉरेस्ट होता है। यह तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उन तीनों के नजरों के सामने से जियो चैन अचानक से गायब हो जाता है। घोस्ट स्केलेटन उसको खोजने लगता है, पर तभी उनके पीछे से जियो चैन एंट्री लेता है और बोलने लगता है कि तुम तीनों आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तुम सब मुझसे क्या चाहते हो और आखिरकार मेरा पीछा क्या कर रहे हो। तो स्केलेटन लीडर बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ बहुत ज्यादा ही खतरा है, और तुम्हारा मुकाबला एक बड़े और खतरनाक वाइन मॉन्स्टर से होगा, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहे हैं। हम सभी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम उधर न जाओ। जिस पर जियो चैन बोलने लगता है कि यानी कि तुम कह रहे हो मुझे उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर एक पावरफुल मॉन्स्टर है। अच्छा ठीक है। तभी
तभी उन सभी पे नजर रख रहा होता है एक बर्ड जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और वहां से फ्लाई करते हुए किसी और जगह पे चला जाता है। अगले सीन में हमें मिस लिनर और उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियो चैन को खोज रहे होते हैं, जिसके साथ काफी सारे डिसाइबल भी होते हैं, पर उन्हें जियो चैन के बारे में कोई क्लू नहीं मिला होता है, जिसकी वजह से यह काफी देर से उसे खोज रहे होते हैं और इनका पूरा दिन बर्बाद हो गया था। मिस लिनर बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह यहाँ से काफी दूर चला गया होगा। तभी मिस लिनर उन सभी को रोक देती है क्योंकि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे स्वैम्प वाइन फॉरेस्ट है जो कि काफी गहरा और काफी खतरनाक है। यंग मास्टर बोलने लगता है कि इसके अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाया जाता है जो कि काफी पावरफुल है, जिस पर मिस लिनर पूछती है क्या हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। तो यंग मास्टर बोलता है कि मिस लिनर, जो जगह जितना दिखने में खतरनाक होता है वहाँ पे छुपना भी उतना ही मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है कि जियो चैन भी यहाँ पे छुपा होगा। मिस लिनर यंग मास्टर से बोलती है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसको पकड़ने में, जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि आपको यह सब कहने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर आपको मेरी मदद हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकती है और हमें इस फॉरेस्ट में जरूर जाना चाहिए। और जिस वर्ड को हमने देखा था कि जो जियो चैन का ऊपर नजर रख रहा था वह वर्ड असल में मिस लिनर की होती है, जो कि उसके पास आके उसे सभी असलियत बता देती है कि जियो चैन कहाँ पे है और सभी उसको पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड एड होता है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उन सभी स्केलेटन को जो कि जियो चैन से हेल्प मांग रहे होते हैं, जियो चैन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। और अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कुछ ड्रैगन क्रिस्टल उन दोनों को ऑफर करता है। जियो चैन बोलता है कि देखो यह क्रिस्टल अभी भी मेरे कोई काम की नहीं है। इन सभी बातों को सुनने के बाद वह घोस्ट उस क्रिस्टल को ले लेता है। तीसरा घोस्ट जो कि बेवकूफों की तरह वहाँ पेड़ों से उल्टा लटका हुआ था, वह फिसल कर नीचे गिर जाता है क्योंकि इसके हिस्से का क्रिस्टल भी जियो चैन ने उसके साथ लाया होता है। और वह गिरते पड़ते जियो चैन के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ से वह क्रिस्टल ले लेता है। क्रिस्टल लेने के बाद वह गोल्डन क्रिस्टल लेने के बाद वह घोस्ट काफी खुश होने लगता है और देखने में यह काफी फनी भी लग रहा होता है। जियो चैन बोलता है कि अब से तुम मेरे फ्रेंड बन चुके हो और हम साथ ही ट्रेवल करेंगे, तो मुझे तुम सबकी कुछ नाम रखना होगा ताकि मुझे जब भी किसी की जरूरत हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुला सकूं। आखिरकार मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा, जिसके लिए मुझे आखिरकार नाम तो रखना ही होगा। और सोचने लगता है कि आखिरकार इन सब का नाम क्या रखूं और उन सब की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखो तुम सब देखने में काफी पावरफुल हो और तुम सब काफी इंटेलिजेंट भी हो और मेरे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे लोगों को लेजेंड की तरह देखा जाता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारा नाम उसी प्रकार का रखूंगा। और वह स्केलेटन लीडर का नाम किंग यामा रख देता है और दूसरे घोस्ट का नाम किंग वान रख देता है। अभी इन सभी का नाम रखने के बाद अब आखिरी बारी सबसे छोटे और बेवकूफ इमोर्टल घोस्ट की होती है और उसी छोटे घोस्ट से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम अब से किंग ऑफ रिकार्नेशन होगा। इस पर उसे काफी अच्छे लगता है। तभी किंग ऑफ रिकार्नेशन को कुछ आभास होने लगता है और वह धरती के पास अपने कान को सटाकर सुनने लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जियो चैन पूछता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, तो वह किंग ऑफ रिकार्नेशन बोलता है कि कुछ लोग हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि उनमें काफी पावरफुल लोग भी है और कुछ कमजोर डिसाइपल भी। जो जियो चैन को समझ में आ चुका था कि यह सब लोग वही है जो कि जियो चैन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, जिनसे निपटने में बड़ी परेशानी होने वाली है। वह सोचता है कि और बोलता है कि किंग यामा देखो मैंने तुम्हारी मदद की उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और तुम्हारी जान भी बचाई, अब वो बारी आ चुका है जब तुम अपने मदद का बदला चुकाओगे। जिस पर किंग यामा रेडी हो चुका था, लेकिन उन सब को निपटने के लिए सभी को एक खतरनाक प्लान की जरूरत होगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है स्वैम्प वाइन फॉरेस्ट का, जहाँ पर मिस लिनर और यंग मास्टर के साथ कई सारे गार्ड्स पहुंच चुके थे। यंग मास्टर बोलने लगता है कि लगता है हम कुछ देर से पहुंचे, इसीलिए वो हमें किसी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे लग रहा है कि वह सभी अभी भी यहीं पे आसपास होंगे। और उसके सामने जली हुई राख दिखाई देती है, जिसको देखते हुए वह सोचने लगता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि वह यहीं पे है। और यंग मास्टर अपने गार्ड को बोलने लगता है कि तुम सब जल्दी से जाओ और उसे चारों तरफ ढूंढो। मिस लिनर भी उसको खोजने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, इसीलिए वह
वह भी इधर उधर उसे खोजने लगती है। गार्ड्स भी काफी तेजी से खोज रहे होते हैं। तभी एक सिपाही के ऊपर इमोर्टल घोस्ट का हैंड आगे लगता है, जो कि एक कटा हुआ हाथ होता है, जिसको देखकर वह गार्ड डर जाता है और पीछे हट चलता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, जिससे गुस्सा होकर वह गार्ड उसे लात मार के हटा देता है, जो सीधे जाकर यंग मास्टर के पास में जाकर गिरता है। यह देखकर यंग मास्टर अपने गार्ड्स को काफी गुस्से की नजर से देखने लगता है और बोलता है कि तुम अंधे हो चुके हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहाँ हूँ और तुम किस तरफ फेंके हो? इससे वह गार्ड काफी डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ अचानक से वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और वहाँ पे काफी तेजी से आंधी तूफान आने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उन सभी लोगों के ध्यान जाता है जियो चैन के ऊपर, जिसको देखते हुए सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह यहाँ पे आ ही गया, और सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसके ऊपर हमला करो और इसे पकड़ लो। जैसे ही सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तभी उस इमोर्टल घोस्ट का हैंड अपने रियल बॉडी फॉर्म में आ जाता है। धरती को चीरते हुए वह उन बंदों को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसे देख यंग मास्टर भी काफी डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक किसी इमोर्टल को नहीं देखा होता है, जिसको देखकर वह काफी डर जाता है। यह सब देखते हुए किंग यामा उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह गार्ड काफी घायल हो जाता है। सब देखते हुए उसे सारे गार्ड रेडी होने को बोलते हैं और सभी गार्ड सावधान हो जाते हैं। यह सब देखने के बाद जियो चैन भी फाइट के अंदर एंट्री लेता है और काफी सारे गार्ड्स को मारते हुए बोलने लगता है कि मुझे इन सब को मारने से पहले मुझे मिस लीनर से निपटना होगा। पर आखिरकार जियो चैन को इन सब को फाइट में हराकर ही आगे जाना होगा। पर जियो चैन तो इन सब के मुकाबले काफी पावरफुल है, आखिर ये गार्ड उससे कैसे जीतेंगे। तभी दूसरी तरफ से डीमन घोस्ट रिकार्नेशन धरती को चीरते हुए निकलता है और सभी बंदों को घायल करते हुए धीरे धीरे सभी बंदों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर डीमन से फाइट कर रही होती है मिस लीनर भी उसको काफी टक्कर देती है और बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। दूसरी तरफ किंग यामा भी काफी बंदों से फाइट कर रहा होता है, जो कि अपने पावरफुल स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स को धूल चटा रहा होता है, क्योंकि इन सब का फाइटिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यह सब आखिरकार एक इमॉर्टल है। रिकार्नेशन बार बार जमीन के अंदर और बाहर निकलते हुए काफी सारे गार्ड्स को खत्म कर रहा होता है। यह सब नजारा यंग मास्टर भी देख रहा होता है। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है कि आखिरकार वह एक इमॉर्टल से फाइट कर रहे हैं, और वह जियो चैन को कोसने लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे सामने इन तीनों बेवकूफों को लाकर मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें ना जीने का मौका मिलेगा ना मरने का। इसी के साथ वह काफी गुस्सा में अपने सेक्रीफाइस स्क्रॉल को समन करता है, जो कि उसके स्पिरिचुअल पावर में कंबाइन होकर एक पावरफुल अटैक फॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ रिकार्नेशन घोस्ट पर मिस लीनर भारी पड़ने लगती है, जिसे बचाने के लिए किंग यामा भी उसकी मदद करने के लिए मिस लीनर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वह डिस्टर्ब होने लगती है। पर वह इतनी भी कमजोर नहीं होती है कि वो इन मामूली घोस्ट से आसानी से हार जाए। उन सबको इन सब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी मिस लीनर को रिकार्नेशन घोस्ट पकड़ लेता है और किंग यामा रिकार्नेशन घोस्ट मिलकर मिस लीनर से फाइट करने लगते हैं। पर दोनों एक साथ आने के बाद भी मिस लीनर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। तभी रिकार्नेशन घोस्ट मिस लीनर के पैरों को पकड़ने वाला होता है, पर मिस लीनर बच जाती है और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम सब की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने घटिया हाथों से मेरे बॉडी को छू रहे हो। तुम्हें मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे जैसी सुंदर लड़की को तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? उनको मारने के लिए काफी बेताब होती है और काफी अच्छी तरीके से फाइट भी कर रही होती है। जियो चैन भी दूसरी तरफ से काफी बंदों से फाइट कर रहा होता है। तभी उसके पास में भी एक स्वॉर्ड आ जाता है, जिसे लेकर वह यंग मास्टर के तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर अपने सेक्रीफाइस स्क्रॉल को पावरफुल करने लगता है, जिसे रोकने के लिए जियो चैन उसके तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। पर यंग मास्टर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण जियो चैन जैसे ही उसके पास जाता है वह दूर को आ जाता है। अब यंग मास्टर के आसपास लीनर भी आ चुकी थी। इधर ये तीनों घोस्ट और जियो चैन एक साथ आ जाते हैं और उधर यंग मास्टर बोलने लगता है कि पिछले बार मैंने तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर इस बार नहीं। मैं तुम्हें इस बार दिखाऊंगा मैं अपनी पावर को किस स्टेज पे ले जा सकता हूँ, और तुम्हें आज मेरी असली पावर देखने को मिलेगा। तभी वहाँ सेक्रीफाइस स्क्रॉल को और भी खतरनाक तरीके से फॉर्म करने लगता है। यंग मास्टर का स्क्रॉल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ के एरिया को घेरने लगता है, और यह काफी बुरी तरीके से धरती के अंदर घुसते हुए चारों तरफ फैलने लगता है। सारे इलाका को घेरते हुए वह एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन को फॉर्म करने लगता है, और इधर यंग मास्टर उसको बताता है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि इस फॉर्मेशन का नाम क्या है। तो यह स्क्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 8 पर पहुंच चुका है। यह तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम न यहाँ तुम्हें जीने
देगी ना मरने देगी, तुम काफी बुरी तरीके से तड़पोगे। जियो चैन अपने इमोर्टल घोस्ट को बोलने लगता है कि यह स्क्रॉल पहले से काफी पावरफुल हो चुका है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और तभी यंग मास्टर अपने आइस टेक्निक से काफी सारे नोकीले वेपन से जियो चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसके आसपास के एरिया को जमा देता है। और तभी इमोर्टल घोस्ट जियो चैन को बचाने के लिए उसको अपने टूटे हुए हाथ से धक्का दे देता है, जिससे कि जियो चैन उस बर्फ के चपेटे में नहीं आता है। पर सारे इमोर्टल घोस्ट उस बर्फ के चपेटे में आ जाने के कारण सभी जम जाते हैं और इन तीनों का बॉडी जरा सा भी नहीं हिलता है और न ही उनमें जरा सी भी हलचल होती है, क्योंकि वह काफी बुरी तरीके से जम गए होते हैं, जिससे जियो चैन को काफी गुस्सा आता है। लेकिन आखिरकार वह क्या कर सकता था, अब तो वह अकेला बच चुका है। तभी हमें दूसरी तरफ इस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक और जाइंट सेंटीपीड निकलता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है और गुर्राते हुए जियो चैन की तरफ बढ़ने लगता है। यह मॉन्स्टर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, जिससे कि जियो चैन तो एक बार को शॉक हो जाता है, क्योंकि जियो चैन आखिरकार इससे कैसे बचेगा। यह तो राइनोसोरस रेक्स से भी काफी पावरफुल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह सेंटीपीड काफी गुस्से में उसको मारने के लिए बेताब है। यंग मास्टर जियो चैन को आखिरी मौका देता है, मेरे सामने झुक जाओ और मुझे माफी मांगो, जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाओ ये सेंटीपीड तुम्हें जान से मार देगी, जिससे तुम मरना नहीं चाहोगे, इसीलिए हार मान लो। यह बात सुनते ही जियो चैन भी घबरा जाता है। यंग मास्टर उसके ऊपर अपने काफी सारे आइस अटैक को कर देता है, जो कि जियो चैन की तरफ बढ़ने लगता है और जियो चैन को लगते ही जियो चैन को काफी दर्द होने लगता है। जियो चैन यहाँ काफी बुरी तरीके से फंस गया होता है। फिर से यंग मास्टर उसके ऊपर अगला आइस अटैक करने वाला होता है, जिसको बचाने के लिए वह घोस्ट लीडर अपने टूटे हुए हैंड को सेक्रीफाइस कर जियो चैन को बचा लेता है। जियो चैन अपने इमोर्टल घोस्ट को इस प्रकार अपने हैंड को सेक्रीफाइस करता हुआ देख वह काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इन सब के कारण वह काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे भी उसका कुछ बिगड़ने वाला होता नहीं है। तभी यंग मास्टर अपने आइस अटैक को फिर से उसके ऊपर करने वाला होता है। जैसे ही उसके ऊपर वह अटैक करने वाला होता है, तभी वो अटैक उसके आंखों के नजदीक जाकर रुक जाता है, क्योंकि यंग मास्टर ने उसे डराने के लिए ही यह बस अटैक किया होता है और बोलता है कि फाइनली तुमने अपने मौत को स्वीकार कर लिया है, पर मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं मारूंगा। जियो चैन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरे दोस्त को इस तरह मार के बड़ी गलती कर दी है। तुमने ऐसा जुर्म किया है जिसका सजा मैं अपने हाथों से तुम्हें दूंगा। यह सब करने के बाद मैं तुम्हें आखिरकार कैसे छोड़ सकता हूँ, और अपने मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट कर उन सारे आइस अटैक को तोड़कर बाहर निकल जाता है। जियो चैन पहले से ही काफी घायल हो चुका था, इसीलिए वह धीरे धीरे चलते हुए उसके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ सेंटीपीड बुरी तरीके से उसके चारों तरफ घूम रहा होता है उसको मारने के लिए, और वह काफी बड़ा होता है, जिसके कारण वह उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। इसके बीच में जियो चैन फंस चुका था और जियो चैन बोलने लगता है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, जो आखिरकार इतने दिनों के बाद आ ही गया। आ जाओ, आज हम अपनी सारी दुश्मनी को एक साथ खत्म कर देंगे। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जियो चैन को अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। सेंटीपीड भी काफी गुस्से में लग रहा होता है और अपने पावर को गैदर कर रहा होता है, और फिर दोनों एक दूसरे से काफी पावरफुल तरीके से भिड़ जाते हैं। नजारा देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और फिर देखते हैं इन दोनों का काफी पावरफुल क्लैश। इस पावर क्लैशिंग की वजह से जियो चैन पत्थर का बन चुका था और उसके बॉडी के चारों तरफ एक सील बन गया होता है, क्योंकि सेंटीपीड मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है और उसके ऊपर यंग मास्टर बैठा होता है। यह नजारा देखने में काफी आइकॉनिक लग रहा होता है। मास्टर बोलता है, प्रिंसेस लिनर, मैंने जो बोला था वो मैंने कर दिया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं उसे आपके लिए जरूर पकड़ के लाऊंगा और आपके सामने यह हाजिर है। आप इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके लिए प्रिंसेस लिनर भी उसका शुक्रिया अदा करती है। यंग मास्टर बोलता है, आपकी हेल्प करके मैं धन्य हो गया। मैं तो आपके चेहरे पर बस स्माइल देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप केवल मुझे क्या करना है ये बताइए, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मिस लिनर बोलती है, अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं, अब मुझे इस लड़के को बस बुरी तरीके से तरपा कर मारना है। और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और बोलता है कि क्योंकि हम दोनों एक ही वर्ल्ड से आए हुए हैं, तो मैं तुम्हारी कुछ हस्तियों को अपने वर्ल्ड में ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा बॉडी इसी दुनिया में रहेगा। तभी मेंग जुआन को देखते हैं, जिसके बॉडी पे कुछ गोल्डन क्रैक्स पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसके बॉडी पे बना हुआ पत्थरों का शील्ड ब्रेक होने की कगार पे होता है और वह भी कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर मिस लिनर बोलती है, तुम्हारी बॉडी
पूरी तरीके से सील हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी हार नहीं मान रहे। चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें मारने ही वाली हूँ, जिससे कि ज्यादा समय तक तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। और अटैक करने को बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसके पास बढ़ती है तभी जियो चैन के बॉडी के बना हुआ शील्ड अचानक से ब्रेक होने लगता है और वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। और वह आखिरकार ब्रेक थ्रू कर जाता है और मॉर्टल श्रेडिंग रियलम के लेवल 2 में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वह काफी पावरफुल हो चुका है। और जैसे ही उसको स्वॉर्ड उसके बॉडी से टकराने वाला होता है, तभी जियो चैन उस सील को तोड़ते हुए धीरे धीरे वह सील ब्रेक हो जाता है, जिसके पावर प्रेशर से मिस लिनर काफी दूर जाकर गिरती है और काफी घायल हो जाती है। यह नजारा देखने में काफी आइकॉनिक लग रहा होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ थंडर पावर होता है और आसमान में जाकर अपनी पावर को सभी को शो करने लगता है। अब वह इतना पावरफुल बन चुका था कि इन सभी को आराम से संभाल सकता है और नीचे खतरनाक तरीके से एंट्री लेता है और सभी आइस अटैक को अपने पावर की मदद से डिस्टर्ब कर देता है और खत्म भी कर देता है। और सभी को बोलने लगता है, मेरी फैमिली अभी भी मेरा इंतजार कर रही है और मैं अपने फैमिली से बिना मिले कैसे मर सकता हूँ। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया जियो चैन तुमसे इतनी आसानी से हार जाएगा। और तभी आइस क्रिस्टल को अपने कंट्रोल में लेकर मिस लिनर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचाने के लिए यंग मास्टर अपने सेंटीपीड को भेज देता है। सेंटीपीड जियो चैन के ऊपर अटैक करने को जाता है, पर जियो चैन उसके अटैक को डॉज करता है। सेंटीपीड हार नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिससे हराने के लिए जियो चैन अपने मिस्टीरियस स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट कर भागता हुआ उसके अटैक डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से सेंटीपीड काफी गुस्सा में आ जाता है और इधर उधर तोड़ते फोड़ते उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर जियो चैन अपने गोल्डन स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह नजारा देखने में काफी आइकॉनिक लग रहा होता है। तभी सेंटीपीड उसके ऊपर अटैक करता, पर जियो चैन अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के सेकेंड लेवल की पावर को यूज करते हुए अपने काफी सारे स्पिरिचुअल रिंग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सेंटीपीड काफी बुरी तरीके से टुकड़ों में बट के नीचे गिर जाता है। इस पावर प्रेशर से तीनों इमोर्टल घोस्ट जो जमे होते हैं वो भी अनफ्रीज हो जाते हैं। जियो चैन बोलता है, तुम सभी इंजर्ड हो चुके हो, जिसके कारण तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ। यह देखकर तीनों चारों तरफ भाग जाते हैं। जियो चैन भी उनको देखते हुए वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस लिनर काफी इंजर्ड होती है। तभी यंग मास्टर बोलता है, वह लोग जहाँ भागे हैं वह अनटाइम किंग का साम्राज्य है, वह लड़का वहाँ पर कभी जिंदा नहीं रह पाएगा, या फिर छुपे या फिर कुछ भी करे। यह कदम उठाना उसके लिए काफी खतरनाक होगा, जो कि उसे मृत्यु की तरफ ले जाएगा। मिस लिनर बोलती है, उसने कुछ दिनों में ही अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर को बढ़ाकर मॉर्टल श्रेडिंग रियलम के लेवल 2 में पहुंच गया है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह उन सब से मारा जाएगा? अगर वो आज हमसे बच गया तो आगे चल के वो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें उसे अभी मारना होगा। यंग मास्टर बोलता है, मिस आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर हम अनटाइम किंग के इलाके में अगर पहुंच गए तो हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, हमें वो काफी तरपा के भी मार सकता है, इसीलिए आप समझ जाइए वो हमारे लिए काफी खतरनाक है, इसीलिए हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की यह दोनों काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही कुछ गार्ड्स भी होते हैं और बोल रहे होते हैं, हमें जैसे ही पता चलेगा कि वो लड़का मारा गया हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहा होता है यंग मास्टर, मैं जल्दी से जल्दी उसे खोज कर उसे जल्द से मार दूंगा। तभी वहाँ पे काफी सारा पॉइजन स्मोक उनके तरफ बढ़ने लगता है और सबसे पहले यहाँ के सिपाहियों के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण सिपाही पूरी तरीके से इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो पूरी तरीके से डीमन बन चुके थे, जिसके कारण वो अपने साथियों के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है और उन्हें इंजर्ड कर रहा होता है। यह नजारा जैसे ही मिस लिनर और यंग मास्टर देखते हैं, वह कहते हैं, लगता है कि यहाँ पे काफी सारे इविल स्पिरिट आ चुके हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं और यह सभी गार्ड भी उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, अब हम क्या करें? तभी एक सिपाही मिस लिनर के ऊपर अटैक कर देता है, पर इन सबको खत्म करने के लिए मिस लिनर उस बंदे को बीच से काट देती है। मिस लिनर बोलती है, आखिरकार तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? यह सभी
सभी एक डीमन बन चुके हैं, इन सबको जल्द से मारो क्योंकि इसी से तुम खुद को बचा पाओगे। और यहाँ से काफी सारे लोग भागने लगते हैं और जो लोग डीमंस के कंट्रोल में होते हैं वो भी इनका पीछा करते हैं। मिस लिनर अपने स्वॉर्ड से उन सभी को मार रही होती हैं। डीमंस दिखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। मिस लिनर भी काफी तेजी से भाग रही होती है और उन सबसे फाइट करने के दौरान यंग मास्टर अपने स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है ताकि अपने गार्ड्स के अंदर डीमन स्पिरिट को खत्म कर सके, क्योंकि यह स्क्रॉल इविल स्पिरिट को बाहर निकालता था। और ऐसा ही होता है, वह स्क्रॉल की मदद से उन सभी को इविल स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर ले आता है और नॉर्मल हो जाते हैं। यंग मास्टर के पास आ जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मिस लिनर तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। उनमें से किसी को कुछ मालूम नहीं होता है कि आखिरकार मिस लिनर कहाँ पड़ गई। एक सिपाही बोलता है, अब हम बहुत ही जल्द अनटाइम किंग के इलाका में पहुंचने वाले हैं। अगर हम लोग अपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम मारे भी जा सकते हैं। यंग मास्टर बोलता है, अभी भी हमारे पास एक प्यूरिफिकेशन स्क्रॉल बाकी है जिसका मदद से हम इविल स्पिरिट को खत्म कर सकेंगे, जिसके पावर को यूज करते हुए गार्ड्स को भी कवर कर लेता है। और स्क्रॉल की मदद से वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जियो चैन जो कि फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुका था और सोच रहा होता है कि फाइनली मैं उन सब से बच के भाग गया, और बोलता है मैं ऐसा जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे उन सब का आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जियो चैन अपने पावर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करने के कारण काफी कमजोर हो चुका था और तभी उसके सामने एक गुफा नजर आता है जिसके अंदर वह एंटर कर जाता है। तभी उसके सामने एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम किंग ऑफ हेल था। जियो चैन जैसे ही उसके पास जाता, अचानक से वह बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है और किसी जगह पे उसे टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ मिस लिनर काफी बुरी हालत में चल रही होती है, उसके पास इतना भी पावर नहीं होता है कि वह अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तभी मिस लिनर की तरफ काफी सारे इविल स्पिरिट बढ़ने लगता है जो कि उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। मिस लिनर सोचती है, मैं जियो चैन को मीना मारे हुए इन सभी के हाथों नहीं मर सकती, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वह उठकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने एक केव नजर आता है। दूसरी तरफ हमें जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि टॉम्ब ऑफ कॉप्स के अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका था। जैसे ही आता है उसे वाइन से पकड़कर नीचे छोड़ दिया जाता है। यह जगह दिखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है। यहाँ चारों तरफ जब जियो चैन देखता है तो उसे लाशों का कंकाल दिखाई देता है और साथ ही वहाँ पे इमॉर्टल किंग का बॉडी भी होता है जो कि सो रहा होता है। इमॉर्टल किंग वॉइड रियलम के 9th लेवल स्टेज पे होता है जो कि इतना पावरफुल रियलम होता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। जियो चैन को यहाँ पे काफी सारा इविल ऑरा फील हो रहा होता है और उसके नीचे काफी सारे ब्लेड्स बिछे होते हैं जो कि किसी जिंदा इंसान को देखते ही उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इमॉर्टल किंग को ट्रांसफर कर देते हैं। यह देखते हुए जियो चैन सोचने लगता है, अगर ये मैं यहाँ से जल्द नहीं निकला तो यह मेरे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उसके बॉडी के अंदर इविल स्पिरिट्स एंटर करने लगता है और उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। जियो चैन घबराते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में जियो चैन के ऊपर इविल स्पिरिट हमला करने लगता है, जिस पर जियो चैन सोचने लगता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे मालूम नहीं है कि यह आगे चल के मेरे साथ क्या कर देगा। इसी दौरान जियो चैन को सामने कोई कपड़ा का टुकड़ा नजर आता है जिसे जैसे ही वह इविल एनर्जी उसके पास जाता है वह खत्म हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह कपड़ा इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है और साथ ही मुझे भी इविल स्पिरिट से बचा लेगा। और उसे कुछ नन्हे मुन्ने क्रिएचर भी नजर आते हैं। जैसे ही वो कपड़ों की तरफ चलकर बढ़ने लगता है और सोचता है कि पता नहीं इसमें कोई खतरा भी हो सकता है, मगर एक तरफ इविल स्पिरिट और दूसरी तरफ इस ट्रेजर के लेने के अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं होता है और उसको हासिल करने को बढ़ता है। तभी एकदम से वहाँ पर मिस लिनर एंट्री लेती है और तभी वह जियो चैन को देखती है और बोलने लगती है, अच्छा है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, मैं तुम्हें यहीं पर मार के दफना दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मिस लिनर के अंदर इविल स्पिरिट जाने के कारण वह काफी घायल हो चुकी थी। यह देखकर जियो चैन बोलने लगता है, सुनो लड़की, तुम्हारे अंदर भी डेथ एनर्जी एंटर कर चुका है और मेरे अंदर भी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम फाइट ना करो और अपने एनर्जी को बचा के रखो ताकि आगे आने वाले फाइट में तुम अपने एनर्जी को यूज कर सको और जिंदा रह सको। यह बात सुनकर मिस लिनर भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि आखिरकार उसके अंदर भी डेथ एनर्जी एंटर कर चुका है और अपने आप को
स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में देखने लगती है। मिस लिनर को पता चल चुका था कि डेथ एनर्जी उसके अंदर हावी हो रहा है। दूसरी तरफ जियो चैन जैसे ही उस कपड़े के पास पहुंचता है उसका डेथ एनर्जी खत्म हो जाता है। यह देखकर मिस लिनर भी हैरान होती है और जियो चैन से उस कपड़े को छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फाइट भी करने लगती है, जिससे कि वह उस कपड़ा को दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से फाइट करने लगते हैं। मिस लिनर उसे दूर करते हुए उस कपड़े को हासिल करने की कोशिश करती है, पर आखिरकार जियो चैन मिस लिनर को कहाँ कपड़ा देने वाला था, इसीलिए उसने लड़की के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया और कपड़ों को पकड़ के उसे हटा देता है। उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है। उसके हाथों को पकड़कर दूर फेंक देता है जियो चैन, जिसके बाद कपड़ा उसके हाथ में आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के तरफ उस कपड़े को खींचने लगते हैं। इन्हीं दोनों के झगड़ा के कारण इमॉर्टल किंग का नींद टूटने लगता है, जिसके पावर प्रेशर से काफी डेथ एनर्जी निकलता है और उन दोनों के ऊपर हावी होने लगता है। यह देखकर दोनों काफी डरने लगते हैं, लेकिन इमॉर्टल किंग इतने छोटे मोटे झगड़ों से कहाँ डिस्टर्ब होने वाला था। जियो चैन मिस लिनर से बोलता है, देखो लड़की, इमॉर्टल किंग जागने वाला है, अगर वह जाग गया तो हम दोनों को जिंदा मार देगा, इसीलिए अच्छा यही हुआ कि हम दोनों झगड़े ना करे। और यह बोलते हुए वह उस ट्रीजर को लपेटने लगता है और उस कपड़े को छीन लेता है, पर मिस लिनर उसके ऊपर अटैक करती रहती है, जिसे देखकर जियो चैन उसके अटैक को डॉज कर उसे स्वॉर्ड छीन लेता है। लड़की भी बुरी हालत में लग रही होती है, क्योंकि वह थोड़ा सा ही पावर यूज करने की वजह से वह और भी ज्यादा घायल हो गई है और बोलने लगती है, जियो चैन तुम्हें यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जियो चैन बोलता है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि तुम इस वर्ल्ड में फंस चुकी हो, इसीलिए तुम अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। सच बात तो यही है कि तुम यहाँ की कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम बस यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो, इसीलिए अपने आप को प्रिंसेस समझने की भूल मत कर देना। यहाँ पर लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं और तुम्हें भी संघर्ष करना होगा, नहीं तो मारे जाओगी। और मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही तुम्हारे फैमिली से, और जो भी तुम्हारा साथ दे रहा है वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। और दोबारा अपने स्वॉर्ड को मिस लिनर पे तान देता है। सारी बातें सुनने के बाद मिस लिनर बोलती है, लड़की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के बारे में सवाल जवाब करने की, तुम आखिरकार जानते हो क्या हो मेरी रॉयल फैमिली के बारे में। यह सब सुनकर मिस लिनर बोलती है, तुम इसीलिए यह सब कह रहे हो ना, ताकि मेरे ऊपर इविल स्पिरिट ने काबू कर लिया है। मेरे फैमिली के लिए तुमने जो भी शब्द बोला है, मैं तुम्हें उसके लिए अगर दर्दनाक मौत भी दूं, टुकड़े टुकड़े भी कर दूं ना, फिर भी वो कम नहीं होगा। जियो चैन बोलता है, अगर तुम्हारा भौंकना खत्म हो गया हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूं क्या, क्योंकि थोड़ी देर के इंतजार करने के बाद तुम खुद ही मारी जाओगी, इसीलिए सोचता हूँ मैं ही मार दूं। यह देखकर मिस लिनर उसके तरफ थोड़ी खड़ी होकर बढ़ने की कोशिश करती है, पर डेथ ऑरा का उसके ऊपर काफी बढ़ जाने के कारण वह चकरा कर नीचे गिरने लगती है। जियो चैन बोल, जब मैं तुम्हारे रूम के अंदर एंटर किया था तो मैंने वहाँ पे एक पॉइजन पोट को देखा था, जिसमें काफी सारा पॉइजनस स्मोक निकल रहा था, और वह एक ऐसा पॉइजन था जिसके कारण कोई भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे काफी सारा खतरनाक इल्यूजन आता है, जो सेम तुम्हारे साथ भी हो रहा था। और तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है कि आखिरकार यह किसने किया। पता चल जाए तो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है ये भी पता चल जाएगा। तभी यंग मास्टर की बात याद आने लगती है, जो कि बात कर रहा था, जिसके दौरान रूम में उसका गार्ड्स आकर कुछ पॉट्स को रख दिया था, जिसके नजदीक में ही आराम करने को बोला था। याद आता है कि उसके साइड में एक पॉइजनस पोट को भी रख दिया गया था, पर उसे पता नहीं होता है। गार्ड बोलता है कि असल में यंग मास्टर ने आपके लिए भेजवाया है, जिसके कारण उसके दिमाग में बहुत सारा इल्यूजन चलने लगता है। प्रेजेंट में लिनर जियो चैन की तरफ बढ़ने लगती है, तभी वह नीचे गिर जाती है और काफी बुरी हालत में होती है और बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी बातों पे यकीन कर लूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जियो चैन बोलता है, पागल लड़की, तुम्हें अभी भी किसी को जज करने के काबिल नहीं बनी हो, और जब तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि किसी को जान नहीं सकती हो और झूठ और सच के बीच में फर्क नहीं जान पा रही हो, इसका मतलब तुम दुश्मनी में इतना ज्यादा पागल हो चुकी हो कि तुम मुझे मार के ही शांत होगी। और अपने स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही मिस लिनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर काफी सारा डीमन ऑरा फैलने लगता है। जियो चैन के ऊपर भी अटैक करता है, पर जियो चैन उसको डॉज करते हुए पीछे को हट जाता है। जियो चैन को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि वह किसी भी तरीके से इमॉर्टल किंग से फाइट नहीं कर सकता था,
क्योंकि ऐसा करने पर वह इमोर्टल किंग के हाथे मारा जाएगा। और आप सब जानते ही हो अगर इमोर्टल किंग जाग गया तो इस सब का क्या होगा। जियो चैन बोलने लगता है, सुनो लड़की, देखो तुम्हारे पास तो काफी सारे डेथ ऑरा आ चुका है जो धीरे धीरे करके तुम्हें खत्म कर देगी। मतलब यह है कि तुम्हारे पास अब जीने के लिए बस कुछ वक्त ही बचा है। और उसे मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। और जियो चैन को उस पे दया आ जाती है और उसका स्वाड उसे दे देता है और बोलता है, यह तुम्हारा आखिरी चांस है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और वहाँ से उसे बुरी हालत में छोड़ चला जाता है। तभी मिस लिनर के चारों तरफ डेथ ऑरा को देखकर हेवनली हॉर्स वहाँ पे आ जाता है जो कि शायद उसे बचाने के लिए आया होता है। अगले सीन में हमें प्रिंस और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि मिस लिनर को खोज रहे होते हैं। तभी उसको उसका सोल्जर बताता है, वह तीनों इमोर्टल घोस्ट को मैंने इधर ही देखा था। यंग मास्टर सोचता है जरूर प्रिंसेस लिनर भी उन सब के पास ही होगी और सभी उसके तरफ भागने लगते हैं। अगले सीन में जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि उसी कपड़े को लेकर चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कपड़े की मदद से मेरी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से प्यूरिफाई हो चुकी है। इसके बाद यह कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए वह इस कपड़े को बीच रास्ते में ही फेंक कर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने इमोर्टल घोस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर जियो चैन बोलता है, अच्छा हुआ तुम सब मुझे यहीं पे मिल गए और तुम सब ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ से यंग मास्टर उन सबको देख लेता है और बोलता है, जियो चैन मुझे जल्दी से प्रिंसेस लिनर के बारे में बता दो, आखिरकार वो कहाँ है और वह ठीक तो है ना, तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यह सुनकर जियो चैन बोलता है, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गए। यह बस कहने की देर ही थी। तभी यंग मास्टर के सोल्जर जियो चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जियो चैन बिना अपने हथियार का यूज किए हुए उन सभी को काफी बुरी तरीके से मार डालता है। जियो चैन पहले से ही काफी उन पे गुस्सा होता है जिससे उन्हें उनकी स्वॉर्ड छीनकर उन्हें ही मारने लगता है और गार्ड्स को टुकड़ों में काट देता है। यह दर्दनाक नजारा देखकर सोल्जर हेड जियो चैन के तरफ बढ़ने लगता है, पर जियो चैन उसे भी काफी बुरी तरीके से उसके हेड को धड़ से अलग कर देता है। इतना दर्दनाक नजारा देखकर यंग मास्टर की तो रूह कांप जाती है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उसके मौत के अलावा कोई उपाय नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन में खुद को देखकर यंग मास्टर बोलने लगता है, देखो जियो चैन, मेरे और तुम्हारे बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ मिस लिनर को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसीलिए मुझे माफ कर दो और हम दोनों में जो भी दुश्मनी थी उसे आज से भुला देते हैं। इसीलिए सारी नाराजगी को भूलकर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते चले जाते हैं। यह बात सुनकर जियो चैन बोलता है, माफी और दोस्ती करने का समय गया है, इसीलिए तुम यह भी बात जानते हो कि इन सब को मानने के लिए बातें आगे बढ़ चुकी हैं। इन सब दुश्मनी को शुरुआत तुमने ही किया था, शुरू तुमने किया था, पर खत्म मैं ही करूंगा क्योंकि मैं हूँ बाजीगर और यह दुश्मनी तुम्हारे मौत के साथ ही खत्म होगी। यंग मास्टर बोलने लगता है, अगर मेरे पास अभी भी स्क्रॉल की पावर होती ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसे बात करने की और ना ही तुम्हें मैं जिंदा छोड़ता। और प्रिंस यह बोलकर खाई के नीचे कूद जाता है जिसके पास में एक स्क्रॉल अभी भी बचा होता है जो कि एक फ्लाइंग स्क्रॉल होता है, जिसको पकड़ के वह हवा में फ्लाई करने लगता है और ऊपर बढ़ते हुए बोलने लगता है, जियो चैन तुम अच्छी तरीके से याद रखना अपनी बोले हुए इन बातों को, क्योंकि मैं जब दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो इसका 100 गुना बदला लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ और मैं दोबारा लौटूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा यह एटीट्यूड उस समय ऐसा ही होगा। जियो चैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बच के भाग जाओगे? जिसे देखकर जियो चैन अपने पावर को एक्टिवेट कर एक खतरनाक जंप मारता है जो कि माउंटेन पे दौड़ते हुए उसके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और अपने मिस्टीरियस गोल्डन रिंग्स को एक्टिवेट करता है और बोलता है, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला, और उसके तरफ अपने गोल्डन रिंग से अटैक कर देता है। यंग मास्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन छोटी मोटी अटैक से मैं मारा जाऊंगा? पर जियो चैन अपने पावरफुल रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि यंग मास्टर को जैसे ही वह लगता है उसका एक हाथ कट जाता है और उसका स्क्रॉल भी हाथ से छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। जियो चैन उनसे बोलने लगता है, जिस तरीके से तुमने मेरे इमोर्टल दोस्त का हाथ डिस्ट्रॉय किया था उसी तरीके से मैंने भी तुम्हारे एक हाथ को काट दिया, अब बदला बराबर हो चुका है। यंग मास्टर नीचे गिरते हुए बोलने लगता है, याद रखना तुम जो आज मेरे साथ तुमने ऐसा किया, पूरी दुश्मनी का बदला मैं जरूर ही लेने के लिए वापस आऊंगा। जियो चैन बोलता है, दोस्तों यह सारा मसला अब खत्म हो
चुका है, मेरे जो भी दुश्मन थे मैंने उसको मार दिया है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो अगला एपिसोड कुछ दिनों के बाद आने वाला है, क्योंकि हाय गाइज, तो जैसा कि आपने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा, जियो चैन ने प्रिंसेस लिनर को केव में मरने के लिए छोड़ दिया होता है और साथ ही बाहर आने पर उसके इमोर्टल घोस्ट फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, जिनसे मिलने के बाद यंग मास्टर उनको दिखाई देता है जो कि उन पे अटैक कर देता है। पर जियो चैन उसके फाइट करने के दौरान उसके हाथों को काट देता है, जिस दौरान वह बंदा नीचे गिर जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम जियो चैन को देखते हैं जो कि अपने इमोर्टल फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वह लोग किंग यामा के हाथ को फिर से रिकवर करने के लिए उसके हाथों में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं, मगर वह हाथ नकली होने के कारण उसके हाथों से ज्यादा देर तक जुड़ नहीं पाता है और वह टूटकर नीचे गिर जाता है और सोचने लगते हैं आखिरकार इसके हाथ को कैसे रिकवर किया जाए। यह सब देखकर किंग ऑफ रिकार्नेशन अपने बॉटल को हाथ लगाने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि इसके पास इसको रिकवर करने का कोई साधन होगा। जियो चैन बोलता है मेरी वजह से तुम्हारा हाथ गया तो इसको मैं ही ठीक करके दूंगा और मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारी ये हालत की। मगर किंग ऑफ रिकार्नेशन आकर अपने फ्रेंड को धक्का देकर किंग ऑफ यामा को देखने लगता है, मगर दूसरा इमोर्टल घोस्ट गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि रिकार्नेशन ने उसे हटाने की कोशिश कर ली है, इसीलिए वह उसे लड़ने को तैयार होने लगता है। मगर तभी किंग ऑफ रिकार्नेशन अपने पास से एक बोतल निकालता है, जिसे देखकर वह बंदा भी चुप हो जाता है। फिर किंग ऑफ रिकार्नेशन उस बोतल से कुछ लिक्विड ड्रॉप निकालकर उसके हाथों पे रखने ही वाला होता है, पर वह डर के पीछे हट जाता है, पर एक बूंद का ड्रॉप उस पे रख दिया होता है, जिसके कारण उसके बॉडी से काफी पावर निकलने लगती है और देखते ही देखते वह एनर्जी बढ़ने लगती है और उस एनर्जी का नाम एनर्जी ऑफ लाइफ होता है, जो कि उसके हाथों को दोबारा से रिकवर कर देता है बिल्कुल पहले की तरह। यह देखकर जियो चैन भी हैरान हो जाता है कि यह कैसे हो गया। किंग यामा अपने हाथों को दोबारा से रिकवर होता देख काफी खुश होने लगता है। इस तरह रिकार्नेशन ने उसके हाथों को ठीक कर दिया और बोलता है देखा मेरी बोतल का कमाल, और मैंने तो बस इस पे एक ही ड्रॉप दिया है और मेरे पास इस बोतल का तो पूरा खजाना रखा है। जियो चैन बोलता है कि यह ह्यूमन रेस का लाइफ ऑफ नेक्टर है। तभी वह मॉर्टल घोस्ट किंग यामा बोलता है वह बोतल मुझे दे दो, मगर रिकार्नेशन किसी भी हालत में उसे यह बोतल देना नहीं चाहता था, मगर दूसरा डीमन जबरदस्ती उसे बोतल छीनने की कोशिश करता है। दोनों के लड़ने के कारण वह बोतल उसके हाथों से निकलकर हवा में उड़ने लगता है और वह नीचे गिरते ही उससे ड्रॉप निकलता है, जिसके कारण वहाँ का सारा जगह जिंदा होने लगता है और वहाँ पे हर जगह पे हरियाली होने लगती है और वहाँ पे कई सारे पेड़ भी जगने लगते हैं और हमें एनर्जी ऑफ लाइफ का पावर देखते हैं, जिसे जियो चैन भी महसूस कर पा रहा था। वह बोलता है सच में यह बहुत ज्यादा ही प्योर एनर्जी है जो कि मेरी बॉडी को पूरी तरीके से सॉफ्ट बना देगी। यह सच में नेक्टर ऑफ लाइफ है। फिर हम देखते हैं जिस गुफा में काफी सारे काले पत्थर रखे होते हैं, वह गुफा अचानक से हरियाली में चेंज हो जाता है और वहाँ पे काफी सारे उगने लगते हैं। इतना खूबसूरत नजारा देखकर जियो चैन एंड किंग ऑफ रिकार्नेशन बोलता है तुम्हें आखिरकार यह लाइफ ऑफ नेक्टर कहाँ मिला? तो रिकार्नेशन बोलता है यह बोतल एक खास जगह से मिला है जहाँ से मैंने एक बोतल भर लिया। जियो चैन बोलता है कि हाँ तुम सभी लोग यहाँ पे बहुत वर्षों से रह रहे हो ना, तुम्हें यहाँ के खतरों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है और इस जगह को तुम मेरे से काफी अच्छी तरीके से जानते हो। रिकार्नेशन उसे इशारा करता है जिससे जियो चैन को पता चलता है यह सभी लोग भी यहाँ पे कुछ समय पहले ही आए हैं। जियो चैन उससे पूछता है क्या तुम्हें ऐसी लड़की दिखी जिसके काफी लंबे बाल हो? यह बात सुनकर रिकार्नेशन उससे डरकर उससे दूर भागने लगता है और फिर किंग ऑफ रिकार्नेशन बोलता है क्या तुम ऐसी लड़की की बात कर रहे हो जो कि इस तरह से मटकती मटकती चल रही होती है और साथ ही वह खूबसूरत होने के साथ साथ उसके पास 2 विंग्स भी है। यह बात सुनकर जियो चैन हाँ में जवाब देता है इसका मतलब तुमने उस लड़की को उड़ते हुए देखा है, तो मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वो कहाँ पे मिलेगी। दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने इलाके में आ गया होता है और मिस लिनर भी। मिस लिनर उसके सामने खड़ी होती है जिससे कि यंग मास्टर माफी मांग रहा होता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक बार चांस देके जरूर देखिए, मैं उसे सच में मार दूंगा। मगर मिस उसका काफी नाराज होती है और फिर वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से अपने घोड़े पे बैठकर चली जाती है। यह सब देखकर यंग मास्टर तो जियो चैन पे काफी गुस्सा होने लगता है और बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपके साथ मिस ये किसने किया। मिस लिनर बोलती है यंग मास्टर हम दोनों के रास्ते अलग है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। तुम अपने रास्ते चले जाओ और हम अपने रास्ते, और तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ वो फौरन वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। तभी यंग मास्टर के पीछे उसके जनरल कमांडर आ जाता है, जिसके आते ही यंग मास्टर काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जनरल के गले पे तान देता
देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिनर्ड के साथ ऐसा करने की। यह सुनकर जनरल बोलता है मास्टर आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर किसी दूसरे मकसद से आए थे, इसीलिए आपको अपनी फैमिली की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, न कि लड़कियों के पीछे। हमारा मकसद जू लॉन्ग ड्रैगन को ट्रैप करना है। तो यंग मास्टर बोलता है कि उसे तो मैं जरूर ही पकड़ लूंगा, पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात है उस लड़की को मनाना और उस लड़के जियो चैन के बच्चे को मारना, ताकि मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत भरी है मैं उसको खत्म कर सकूं। दूसरी तरफ हमें मिस लिनर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लाइंग हॉर्स पर बैठकर कहीं जा रही होती है, मगर तभी उसका सर फिर से दर्द होने लगता है और वहां पे वह बेहोश होकर घोड़े पे गिर जाती है, जिस वजह से वह घोड़ा उसे फौरन से नीचे की तरफ उतारने लगती है। तभी नीचे देखते हैं जहां वह हॉर्स उसे एक ऐसी जगह पे ले गया होता है जहां पे जाने के साथ मिस लिनर्ड की नींद टूट जाती है और घोड़े पर से नीचे उतरते हुए उस जगह को देखने लगती है। यह जगह देखने में काफी सुंदर लग रहा होता है और सबसे अलग भी। वह यूनिकॉर्न हॉर्स उसके आगे आगे चल रहा होता है और एक पेड़ के नजदीक जाने के साथ वहाँ पे पूल नजर आता है जिससे घोड़ा उसमें से पानी पीने लगता है। मिस लिनर्ड बोलती है मुझे यहाँ पे काफी प्योर ब्रेथ ऑफ लाइफ फील हो रहा है, मगर देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे रूट्स आने लगते हैं जो कि लिनर्ड को पकड़ना चाहती है, पर लिनर्ड अपने स्वॉर्ड को निकालकर उन सभी रूट्स को खत्म करने के साथ साथ खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर वह रूट्स अपने आप को रिकवर कर लेता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मगर लिनर्ड पहले से थक जाने के कारण वह वहाँ पे बेहोश होने लगती है। वह रूट्स उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इसी हालत में देखकर घोड़ा उसके तरफ दौड़ते हुए आने लगता है और रूट्स के बीच में से रास्ता निकालकर उसके पास पहुंच जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उन रूट्स को कंट्रोल करने के साथ उन्हें वहां से हटा देता है। मगर तभी हमें वहां पे किसी ह्यूमन का वॉइस सुनाई देता है जो कि उस फ्लाइंग घोड़े से बोलती है हमारा फ्लाइंग हॉर्स क्लैन के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, इसीलिए आप जब भी चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, मगर यहाँ किसी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं है। यह कहते ही वह यूनिकॉर्न वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अपना रिलेशन जो कि मिस लिनर्ड के साथ होता है उसे दिखाने लगता है। वह ट्री बोलने लगता है अच्छा तो तुमने इस लड़की के साथ अपना मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया है। घोड़ा भी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी वही ग्रीन रूट्स पूल के अंदर से एक लिक्विड ड्रॉप निकालता है, मिस लिनर्ड के तरफ आकर बोलता है अगर तुमने इसको अपना मास्टर बना ही लिया है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मगर तुम्हें इसके लिए काफी अच्छे काम करने होंगे, लोगों को बचाना भी होगा। मिस लिनर्ड भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बोलती है मुझे क्या करना है बताइए, और वह लिक्विड ड्रॉप को उसके हाथों में रख देते हैं। वह उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के साथ उसके बॉडी को रिफाइन करने लगता है और वह ड्रॉप कुछ और नहीं बल्कि नेक्टर ऑफ लाइफ होता है जो कि मिस लिनर्ड को स्ट्रॉन्ग भी बना देता है। फिर उसके बॉडी को काफी अच्छी तरीके से रिफाइन करने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियो चैन को जो कि किंग ऑफ रिकार्नेशन के बताए हुए रास्ते पे चल रहा होता है और बोलता है उसने इसी जगह के बारे में बताया था। यह जगह दिखने में काफी ब्यूटीफुल होता है और वहाँ पे एक झरना भी होता है जिससे पानी निकल रहा होता है और उसी के नीचे एक घर होता है और उस घर के नीचे पानी के अंदर कोई लड़की तैरते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। साथ ही उसके साथ कई सारे मछलियां भी होती है जो कि शायद उससे रेस लगा रही होती है, मगर वह लड़की तैरने में काफी फास्ट होती है और वह काफी तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है। मछलियां भी उसका पीछा कर रही होती है और इसी के साथ वह सभी पानी के बाहर आ जाते हैं। लड़की के पूरे कपड़े फिर से रिकवर होने लगते हैं। जियो चैन उसे देखकर सोचने लगता है शायद यही गॉडेस है। जियो चैन बोलता है आप जरूरी एक गॉडेस होगी, मेरा नाम जियो चैन है और मैं मॉर्टल रियलम से आया हूँ और मैं यहाँ फंस चुका हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लड़की बोलती है अच्छा तो तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो। जियो चैन हाँ में जवाब देता है और बोलता है मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आया हूँ, दरअसल कुछ गलतियों के कारण मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्योंकि जब आप इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पे आ रही थी हेवन गेट के द्वारा तो मैं भी गलती से उस गेट के अंदर एंटर कर गया। मैं यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना कर बच पाया हूँ और आप तक पहुंच भी पाया हूं। क्या आप दोबारा से उस हेवन गेट को ओपन कर सकती है ताकि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूं? यह जगह मेरा घर नहीं है, मेरा घर मॉर्टल वर्ल्ड है। इन्हीं सब के दौरान गॉडेस के बॉडी से स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है और वह उसके विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गॉड बोलती है दोबारा से मैं उस हेवन गेट को ओपन नहीं कर सकती और अगर तुम यहाँ पर धोखे से आ गए हो तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहूंगी। जियो चैन इसकी इस तरह की बातें सुनकर वह समझ चुका था कि ये लैंड न्यू
वो गॉडेस नहीं है बल्कि कोई और ही है, और वह लड़की अपने पावर को एक्टिवेट कर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने की कोशिश करती है। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, तो जैसा कि आपने वॉल ऑफ इमोर्टल सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा, किंग ऑफ रिकार्नेशन के बॉटल में नेक्टर ऑफ लाइफ होता है, जिसकी वजह से किंग ऑफ यामा की टूटा हुआ हाथ फिर से रिकवर हो जाता है। और फिर हमने अगले सीन में देखा था जियो चैन एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे बात करने के दौरान उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जियो चैन उस लड़की से फाइट कर रहे होता है। वह लड़की अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज फास्ट स्पीड से उसके ऊपर अटैक करती है, पर जियो चैन उससे बाल बाल बचता है। मगर वो लड़की फिर से उसका पीछा करती है। जैसे ही हमला करती है तो जियो चैन दोबारा उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह लड़की एक जगह पे रुक जाती है और बोलती है तुम मॉर्टल होने के बावजूद भी तुम इमॉर्टल रियलम में आ गए। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहोगे। और उसके करीब आते ही जियो चैन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। मगर दूसरी तरफ वह लड़की कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और बताती है कि मैं एक इमॉर्टल गेट की डिसेंडेंट हूँ और मेरे एंसेस्टर यान किंग चैन वो भी मॉर्टल रियलम से आए थे, मगर वह काफी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया और हेवन एसेंस के लिए कामयाब हो गए। वह हेवन में आ गया, वह सच में सबसे ग्रेट है। यह सुनते ही जियो चैन को एक झटका सा लगता है। वह कहता है कि वोंग जिफेंग जिसे मैंने मारा वो भी तो इसका ही फेलो डिसाइपल होगा। मगर इस तरफ वह लड़की जियो चैन को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखती है। वह कहती है ये कुछ अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहा है। मगर अचानक से उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग देखने लगते हैं कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ही हलचल मच रही है। तभी वो लड़की कहती है कि जरूर वहाँ पे कुछ गॉड्स फाइट कर रहे होंगे। जियो चैन से कहती है कि तुम अब अपने फौरन से रास्ते निकल जाओ, और यह कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जियो चैन सोचने लगता है कि मुझे भी उस ड्रैगन आइलैंड पे जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। यह कहने के बाद वह भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन आइलैंड में बहुत ही बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश हो रही होती है, और इतने में ही वहाँ पे पानी पर एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि कटे हुए लकड़ी के ऊपर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसके सामने काफी बारिश हो रही होती है और काफी ज्यादा हलचल मच रही होती है। मगर उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती है और वह सीधा आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। यह देखकर जियो चैन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मॉन्क लग रहा है जो कि अपनी धर्मा पावर का इस्तेमाल करते हुए रिवर को क्रॉस करना चाहता है। हमारे क्यूसू वर्ल्ड में तो इस तरह के मॉन्क्स को माइथोलॉजिकल मॉन्क्स कहा जाता है, मगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और वह उसके सामने काफी बड़ी पानी की लहर आने लगती है, जिसके बाद वह उस लकड़ी पर से हवा की तरफ उड़ते हुए तेजी से पानी की लहरों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वह सीधा उसके बीच में जाते ही पानी की लहर को बीच से काटते हुए उसके बीच से निकल जाता है। जिस जगह वह लैंड करता है वह जियो चैन ऑलरेडी मौजूद होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मॉन्क अपने कपड़े झाड़ते हुए अपने आप को साफ करने लगता है और उसे अपने सामने जियो चैन दिखाई देता है। वो फौरन उसके सामने आ जाता है, जिस जियो चैन डरने लगता है और पीछे हट जाता है। मॉन्क उसके सामने आकर कहता है कि मैं एक धर्मा मॉन्क हूँ, मेरा नाम सी चैन है। क्या तुमने इस आइलैंड में किसी मॉन्क को देखा है जो कि हुबहू मेरे जैसा ही दिखता होगा? असल में वह मेरा ब्रदर है और मैं उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मगर जियो चैन उसे कहता है कि ब्रदर, मैंने आप जैसे किसी भी मॉन्क को यहाँ पर नहीं देखा। वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ आग के बड़े बड़े गोले सीधा उनकी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर जियो चैन कहता है कि जरा बच के। यह कहते ही वो फौरन पीछे हट जाता है, मगर दूसरी तरफ वह मॉन्क वहीं पे खड़ा रहता है और उसे आइडिया था कि वह आग के गोला उसके ऊपर नहीं गिरेगा। और जियो चैन जानबूझकर यह देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मॉन्क की टोपी के ऊपर दो मछलियां पकी हुई होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। और वो मॉन्क कहता है बदकिस्मती से ये दोनों मछलियां मर चुकी हैं और काफी ज्यादा ही जल चुकी हूँ, जिसे मैं इसे खा नहीं सकता। और दोनों मछलियों को टोपी से नीचे
नीचे गिरा देता है। जियो चैन कहता है सच में यह एक असली मॉन्क है। फिर दोनों उन आग के गोलों की तरफ देखने लगते हैं जो कि सीधा आसमान में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए मॉन्क कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी दो डेमी गॉड्स आपस में फाइट करेंगे और मैं उन्हें ऐसे देख पाऊंगा। सदियों बीत गए इसी फाइट को देखे हुए। डेमी गॉड का नाम सुनते ही जियो चैन मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार यह डेमी गॉड कौन है। तो वो मॉन्क बताता है कि डेमी गॉड वो होते हैं जो कि हेवन एंड अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और ये जब भी चाहे हेवन एंड अर्थ के रियलम से निकलकर किसी और रियलम में भी जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो हेवन गॉड्स होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से येलो बालों वाली लड़की असल में ड्रैगन क्लैन की लड़की होती है और दूसरी लड़की दिखने में कोई डीमन क्लैन की लग रही होती है। वह मॉन्क कहता है कि इन डेमी गॉड्स को पाइथन कहा जाता है। जब दो गॉड्स रियलम में पहुंचती है तो ये अपने स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन वाली गॉडेस बहुत ज्यादा ही वीक होती है और उस डीमन गर्ल का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वह वहां से भागते हुए दूर को चली जा रही थी। यह देखकर डीमन गर्ल उसे कहती है कि हम लोग कई सदियों के बाद मिलने आए हैं, तो मिलते ही पीठ दिखाकर क्यों भाग रही हो, तुम्हें ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। यह कहने के साथ फौरन वह सीधा उसका पीछा करने लगती है और वह एक जगह पे पहुंचते ही उस पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देती है, जिससे वह लड़की भी डर जाती है और खुद को अटैक से बचाने की कोशिश करती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश भी करती है। मगर देखते ही देखते वह डीमन गर्ल उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो फौरन से एक जगह पे रुकती है और उसकी सामने आकर ड्रैगन क्लैन की लड़की की बोन रिकवरी को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तुम्हारे पूरे फालिन सूटियान क्लैन का खात्मा कर दूंगी। यह कहते हुए वो उस पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करती है, मगर दूसरी तरफ वह लड़की दूसरी लड़की अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देती है और कहती है गॉड्स चाहते हैं कि ड्रैगन की पावर हमेशा सप्रेस रहे, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। यह कहते हुए वह उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देती है और एक पावरफुल अटैक कर देती है जो कि सीधा उस ड्रैगन गर्ल को जाकर हिट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नीचे आग के गोलों की बारिश हो रही होती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लड़कियां आपस में ऊपर लड़ रही होती हैं और जियो चैन उन लोगों की बातें सुनते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रैगन क्लैन बहुत ही लंबे टाइम से अपनी पावर को सप्रेस करके बैठा हुआ है। शायद ऐसा गॉड्स ने उनके साथ किया होगा, जिस पर वह मॉन्क उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एशियन टाइम में ड्रैगन इस दुनिया में सबसे पावरफुल और ताकतवर हुआ करते थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से एक सुप्रीम सील आसमान से सीधा नीचे की तरफ आया और वह सारे ड्रैगन्स की स्पिरिचुअल पावर को सील करके उन्हें उनके बीच और उन्हें ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी को खत्म कर दिया, जिस वजह से ड्रैगन क्लैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उसके बाद ही ये ड्रैगन इस आइसलैंड पर पूरी तरीके से क्लोज हो गया था और यहाँ पे बाहरी लोग अलाउड नहीं थे। मगर ये सील 100 सालों में एक मर्तबा ओपन हो जाती है और ड्रैगन क्लैन दोबारा से अपने डिसाइपल्स के जरिए दोबारा से अपनी ग्लोरी हासिल करने की कोशिश करती है जो कि उसके पास पहले से थी। ड्रैगन पिछले हजारों सालों से अपने ट्रेजर आर्ट और उन ड्रैगन्स की ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कि सील से बचकर निकल गए थे, मगर वे लोग वाकई में ट्रेजर आर्ट को अपने उन ड्रैगन्स को दोबारा से पहले जैसा बना देते हैं तो सील ऑफ हेवन वापस हेवन में चली जाएगी। मगर ये ड्रैगन्स बहुत ही लंबे टाइम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाई। इतने में ही हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल अचानक से उस डीमन गर्ल के पीछे आकर उस पर हमला कर देती है, मगर वह लड़की उस अटैक से भी अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद आग के गोलों की बारिश हो रही होती है, मगर अटैक उसे छू नहीं पा रही होती है। इतने में ही वह लड़की स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि ड्रैगन गर्ल खुद को बाल बाल बचाती है, मगर वह पीछे हो जाती है और एक जोरदार स्लैश अटैक कर देती है जो कि सीधा उस लड़की को हिट करने वाली होती है, पर उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वह उस अटैक की वजह से थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। मगर फिर वो कहती है जूलोंग फाइनली इस दुनिया में अपीयर हो चुका है और मेरे ड्रैगन क्लैन को दोबारा अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करना ही होगा और मेरे ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी के रास्ते में जो भी शख्स आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो फिर भी किसी भी क्लैन से क्यों ना हो। साथ ही वो अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर को फौरन से एक्टिवेट कर देती है, जिस पर लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि ड्रैगन गर्ल फौरन से नीचे पानी में
कूद जाती है और हमें दिखाया जाता है पानी से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है, जिस पर वह लड़की थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल रहा था। वह लड़की असल में एक ड्रैगन फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गई थी और वो ऊपर आते ही फौरन से अपनी एनर्जी को चार्ज करते हुए उसके ऊपर बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वह फिर से आग की गोलों की बारिश होना शुरू हो जाता है। दूर खड़ा जियो चैन और वह मॉन्क यह देख रहा होता है। जियो चैन कहता है कि मैंने तो इस आइलैंड में कभी तक किसी भी जूलोंग ड्रैगन को नहीं देखा है, फिर ये लोग किस ड्रैगन की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही मॉन्क हंसते हुए उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि वो एक डिवाइन बीस्ट है, तुमने इतनी आसानी से नहीं देखा, मगर इस ड्रैगन आइलैंड में हमारे अलावा ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग हाफ लाइफ ड्रैगन किंग को देख सकते हैं। तो जियो चैन कहता है कि हाफ लाइफ ड्रैगन किंग वो क्या है। तो फिर मॉन्क उसे बताता है जब कोई एंसेस्ट्रल ड्रैगन जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारे हाफ लाइफ ड्रैगन किंग पैदा होते हैं और ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वे जूलोंग ड्रैगन भी इनका सामना नहीं कर पाते और ऐसा कहा जाता है कि हाफ लाइफ ड्रैगन किंग जूलोंग को आसानी से पछाड़ कर उसकी वजह से वह सब उससे डरते रहते हैं। इस तरफ हमें उन डेमी गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। वह ड्रैगन गॉडेस एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम अटैक करती है, मगर दूसरी तरफ से वो डीमन गर्ल आसानी से अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रही होती है, मगर दूसरी तरफ उसके एनर्जी की वजह से वहां पर बैटल ग्राउंड में गोलों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते लिवो क्लैन की वो लड़की फौरन से अपने विंग्स बाहर निकाल लेती है जो कि पर्पल विंग्स होते हैं और उनके अंदर से बहुत ही पावरफुल पर्पल एनर्जी निकल रहा होता है जो सीधा जाकर उस ड्रैगन गर्ल को हिट करती है, जिससे कि वह बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो ब्लैक एंजल अपने पर्पल विंग्स के साथ फौरन से हवा में फ्लोट करने लगती है और ड्रैगन गर्ल से कहती है तुम्हारा ड्रैगन क्लैन सच में बहुत ही भद्दा है, इससे बहुत ही पहले खत्म हो जाना चाहिए था। यह कहने के साथ ही वह उसके ऊपर अपने फाइनल अटैक को करने ही वाली होती है और उस अटैक से वह बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन क्लैन की जख्मी लड़की इतना इंजर्ड होने के बाद भी अपने एनर्जी ड्रॉप को पानी में आकर गिराती है तो वहां से एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। वह लड़की देखती है कि वहां पे एक बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, जिस पर वह कहती है अरे नहीं, ड्रैगन गेट तो दोबारा से बंद होने वाला था। ये कहते ही फौरन से वहां से वह निकलने की कोशिश करती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड से बहुत ही पावरफुल एनर्जी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई होती है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा डेमन फॉर्मेशन शुरू हो गया होता है। यह देखकर वो कहता है कि ड्रैगन सील इतना जल्दी कैसे चालू हो गया और इस तरफ वो लड़की उड़ते हुए उन स्पिरिचुअल एनर्जी को खुद से बचाने की कोशिश करती है और तेजी से निकलने की कोशिश करती है, मगर इतने में ही अचानक से वो ड्रैगन सील पावर उससे जैसे ही टकराती है वो लड़की बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है और देखते ही देखते उसका बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और वह खत्म हो जाती है। और इस तरफ मॉन्क जियो चैन से बताता है कि यह सेल असल में अपने टाइम से कुछ देर पहले ही ओपन हो गई। मुझे डर है कि शायद यहाँ कुछ बड़ा ही नुकसान होने वाला है, मैं फौरन से जाकर अपने भाई को ढूंढता हूँ, वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। और उसके अलावा तो यहाँ पे और भी कई सारे लोग आए हुए हैं। जो जियो चैन बताता है कि वो लोग यहाँ पे फंस गए हैं। वह लड़का बताता है कि यहाँ पे रुकने वाले बंदा 1 साल तक इंतजार करेगा, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि मैं जल्द से जल्द अपने भाई को ढूंढकर यहाँ से निकल जाऊँ। यह बात सुनकर जियो चैन बोलता है कि ड्रैगन सील अगर वो अपीयर हो गई है तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, मुझे फौरन से किंग यामा को जाकर ढूंढना होगा और उन लोगों ने यहाँ मौजूद किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर देखा होगा जो कि इस आइसलैंड के बारे में काफी ज्यादा जानता होगा। दोबारा से हमें उसी पर्पल विंग्स वाली लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है दोबारा से ड्रैगन सील एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब कि अब सब लोग यहाँ पे रुकेंगे। अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ बहुत कुछ ही बड़ा और खून खराबा भी होगा। हमें यहाँ पे बचने के लिए किसी अच्छे प्लान की जरूरत होगी। हम लोग अपनी पावर को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। खड़े हुए वह बोलता है कि फौरन से जाओ, जाकर जियो चैन को खोजो और उनकी तलाश करो। कुछ दिन पहले ही ह्यूमन वर्ल्ड से वो यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि शायद उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड खास किस्म का होगा और काफी पावरफुल भी। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।